हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स में। और लीगल करंट अफेयर्स में हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स के केसेस के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफेमेशन के एक ऐसे ही लीडिंग और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे पहले एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम पे फोकस करेगी ये वीडियो। अबाउट द केसेस, केस के बारे में बात करेंगे, फैक्ट, उसका जजमेंट और उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा पैराग्राफ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो पैराग्राफ भी मैं आपको दूंगा जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो केस का नाम है मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष सिसोदिया 2022। और इसमें जज थे, टू जज बेंच है, डिवीजन बेंच जिसे आप कह सकते हैं, Abdul Nazim and V. Rama Subramaniam की। इट इज अ केस ऑन डिफेमेशन। तो ये फोकस करेगा यूजीसी, लाइक एट यूजी को, एलएलबी के लिए, देन डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी, आईलेट एलएलबी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। क्लैट पीजी दैट इज एलएलएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीयू एलएलएम के लिए, बीएचयू एलएलएम, आईएलआई और आईलेट एलएलएम और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्लैट हो गया और आपका अदर एग्जाम्स हो गए जिसमें पैराग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जजमेंट आई अभी रिसेंटली इन दिस केस मनोज कुमार तिवारी वर्सेस मनीष सिसोदिया में कि द स्टेटमेंट सच एज आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज योर करप्ट प्रैक्टिसेस एंड आई विल एक्सपोज द स्कैम इन विच यू आर इन्वॉल्व, these are not themselves defamatory। ये अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी नहीं है अनलेस इसके साथ कुछ और अटैच ना हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट में कहा, और इस जजमेंट में ये कहा गया कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट वेरी वेग या जनरल। स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई जनरल या वेग स्टेटमेंट जो है उसको आप डिफेमेटरी नहीं कह सकते हैं। और इस बेसिस पे जो केस था मनीष सिसोदिया का, उसको क्वैश कर दिया गया। अब फैक्ट क्या थे इस केस में? देखिए, इस केस में होता क्या है कि दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी लीडर गुप्ता द्वारा कि इन्होंने स्कैम किया है स्कूल में क्लासेस बनवाने में। और इसी से रिलेटेड वो एक ट्वीट करते हैं कि आई एम श्योर दैट योर आंसर विल डिस्क्लोज योर स्कैम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज रूम, बट यू आर अवॉइडिंग टू गिव आंसर बट आई विल ऑब्टेन द रिप्लाई। कि आप जानबूझ के मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप अगर रिप्लाई देंगे तो आपके 2000 करोड़ का घोटाला सामने आ जाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस को एक्सपोज कर दूंगा और आपके स्कैम को एक्सपोज कर दूंगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें इस केस में लोअर कोर्ट जो है वो तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट इसको कह देता है, हायर कोर्ट भी इसको अफर्म कर देता है, बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये चीज जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल ये जनरल स्टेटमेंट कि आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज योर करप्ट प्रैक्टिस या आई विल एक्सपोज योर स्कैम, इसको आप सिंपली डिफेमेटरी नहीं कह सकते। और कोई एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, और कोई वेग या जनरल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बात कही गई। अब डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो अब इसमें से देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। डिफेमेशन जो है एक टॉर्ट भी है, एक क्राइम भी है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, डिफेमेशन एज अ टॉर्ट और एज अ क्राइम भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं, एक लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट था डिक्सन वर्सेस होल्डन। डिक्सन वर्सेस होल्डन में क्या कहा गया था? अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन हिज प्रॉपर्टी। कि एक मैन की रेपुटेशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी और इवन प्रॉपर्टी से भी बढ़कर है। और विनफील्ड जो एक जूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, डिफेमेशन की डेफिनेशन दी कि पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimate of the right thinking member of the society generally, or which makes them shun
और अवॉइड दैट पर्सन। मतलब क्या है, राइट थिंकिंग पर्सन के माइंड में अगर किसी पर्सन को नीचा दिखा दिया जाए या उसकी डिग्निटी को लोअर कर दिया जाए तो वो डिफेमेशन होता है, विनफील्ड ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एलएलएम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफेमेशन एज अ टॉट की मैं बात करूं तो उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहली चीज वर्ड होना, आपने कुछ कहा हो, वर्ड्स, और वो फॉल्स एंड डिफेमेटरी हो। सेकंड, रिफर टू द प्लेंटिफ, किसको कहा गया हो, प्लेंटिफ को कहा गया हो, मतलब जिसने केस फाइल किया है, और वो वर्ड मस्ट बी पब्लिश, वो क्या है, पब्लिश हुआ हो। ठीक। अब इंडिया में डिफेमेशन जो है, देखिए इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो लाइबल और स्लेंडर दो चीज होती है। लाइबल क्या होता है, पब्लिश्ड फॉर्म में होता है, और स्लेंडर क्या होता है, स्लेंडर बाय वर्ड, कि आपने बोल दिया, बोल की गाली दे दी, दिस इज स्लेंडर। बट इंडिया में क्या होता है, दोनों को हम एज अ वन कंसिडर करते हैं। अब इंटेंशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं डिफेमेशन एज टॉट की बात करूं तो इसमें इंटेंशन नेसेसरी नहीं होता है। केवल आपने स्टेटमेंट दे दी अगर, और स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत हो रही है, किसी की डिग्निटी लोअर हो गई है, तो आप लायबल होंगे, चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो। लेकिन ये केवल टॉर्ट, डिफेमेशन इन टॉर्ट के केस में है। इसका एक लीडिंग केस है, कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। इसमें क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस कैसिडी जो है वो अलग अलग रहते हैं, और कुछ ओकेजनल टाइम पे ही मिस्टर कैसिडी जो है मिस कैसिडी के पास जाते हैं। डेली न्यूज़पेपर क्या करता है, वो छाप देता है कि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, और ये इनडायरेक्टली ये प्रेजेंट करता है कि दे आर नॉट मैरिड, दे आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, एंड दे आर इन सम यू कैन से इलेजिटिमेट रिलेशनशिप। तो मिस्टर कैसिडी ये चीज फाइल करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट इनको कंपनसेशन देता है। अब डिफेंस क्या क्या मिल सकती है डिफेमेशन इन टॉर्ट के केस में, कि हमने भाई जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, मतलब एक सच्ची घटना के ऊपर चीजें छापी थी। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अगर वो छाप दिया गया कि ये क्रिमिनल है, तो इट्स समथिंग विच इज जस्टिफाइड। फेयर कमेंट, कि हमने फेयर कमेंट किया था, कोई बुक है उसका हमने फेयर रिव्यू दिया था। और इसमें क्या है, प्रिविलेज, कि हमारे पास प्रिविलेज है, जैसे एब्सोल्यूट प्रिविलेज आपकी पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्रियन कुछ भी कहे वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, और या तो क्वालिफाइड प्रिविलेज जैसे न्यूज़पेपर को होती है कि वो कुछ चीजें छाप सकते हैं। So this is defamation in tort. Now defamation as crime. इस केस में जो डिस्कस किया गया वो डिफेमेशन एज क्राइम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। और इसमें मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी वो बात करता है डिफेमेशन की। देखिए डिफेमेशन को वो डिफाइन कैसे करता है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले इंप्यूटेशन होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए इंप्यूटेशन, बाय वर्ड्स, वर्ड्स के थ्रू होना चाहिए, आइदर स्पोकन या फिर रिटन, या फिर साइन के थ्रू होना चाहिए, या फिर कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इसके थ्रू इंप्यूटेशन हो। एंड द इंप्यूटेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू सम पर्सन other than the person about whom it should be, it is made or published। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि वो इम्प्यूटेशन आपने कुछ बोला और वो केवल उसी पर्सन को बोला, आपने उसी के पास पहुंचा। अगर वो किसी दूसरे पर्सन के पास, किसी मतलब आम जनता के पास जाता है अदर देन दैट पर्सन, जिससे उसकी वैल्यू, दैट इज प्लेंटिव की वैल्यू जो है, इमेज है, वो लोअर हो जाती है, तो उस केस में कहा जाएगा कि आपने इम्प्यूटेशन जो है वो किया है, विच इज डिफेमेटरी। और इम्प्यूटेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होना चाहिए, पर्सन के बारे में होना चाहिए। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन को आप टारगेट करेंगे तो आप डिफेमेटरी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते, जैसे आपने बोला कि भाई एडवोकेट जो ए है वो बेईमान है, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते कि ये ग्रुप ऑफ एडवोकेट ये बेईमान है। किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं करो और ये कह दो कि मैक्सिमम एडवोकेट्स बेईमान है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो डिफेमेशन नहीं होगा। एंड थर्ड, नंबर वन इम्प्यूटेशन होना चाहिए, दूसरा इम्प्यूटेशन पर्टिकुलर पर्सन के लिए होना चाहिए, और तीसरा इंटेंट टू हार्म। अब देखो क्राइम के केस में अगर हम डिफेमेशन की बात करें तो इंटेंशन होना चाहिए आपका। इंटेंशन किस चीज का, टू हार्म दैट पर्सन इमेज। ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आप जो इम्प्यूटेशन दे रहे हैं उससे पर्सन की रेपुटेशन हार्म हो जाएगी। अब इसमें चार एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे जो डिसीज पर्सन होता है, आप उसके अगेंस्ट अगर इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ गलत बोल रहे हैं जिससे उसकी फैमिली को अफेक्ट हो रहा है, तब भी आपके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल हो सकता है। किसी कंपनी या एसोसिएशन के अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, तब भी हो सकता है। इन्यूडो, इन्यूडो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है।
हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो इन्यूडो जो है वो है इनडायरेक्टली आप कमेंट कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो, ऑल्दो आप सीधे नहीं डिफेमेटरी चीजें बोल रहे हो, आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो। जैसे आपने क्या बोला कि जेड ने चोरी नहीं की होगी, तो इट शोज कि मतलब जेड ने चोरी की है। तो इनडायरेक्टली अगर आपने बोला तो इस केस में भी वो डिफेमेशन माना जाएगा। और क्लॉज 4 इसका एक्सप्लेनेशन 4 इसका बात करता है कि इम्प्यूटेशन कौन कौन से कब कब डिफेमेटरी नहीं होते हैं। बात करते, देखिए अगर आपने आईपीसी 499 के अंडर आपने क्राइम किया है तो अब इसका प्रोसीजर कहां पे होता है? ये तो सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ कौन सा है? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी सेक्शन 199 में बात की गई है इसके प्रोसीजर को लेके। तो हमारे केस में क्या हुआ, जैसे मनीष सिसोदिया वाले केस में, इस केस में 499 में केस गया और इसकी प्रोसीडिंग 199 के थ्रू होती है और प्रोसिक्यूशन फॉर डिफॉर्मेशन बताता है। सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी ऑफ 1973 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, और इसमें कहता है कि एग्रीव्ड पर्सन जो है वो ही केस फाइल कर सकता है डिफेमेशन के केस में, और विद इन 6 मंथ उसे केस फाइल करना होगा। हाँ, अगर कोई लूनेटिक है, इडियट है या अंडर 18 है या फिर कोई वुमेन है जो पब्लिक में नहीं आ सकती, तो कोर्ट की लीव पे उसके बिहाफ पे कोई और फाइल कर सकता है डिफेमेशन का केस। अब क्लॉज 2 जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। क्लॉज 2 बात करता है कि डिफेमेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और क्लॉज 3 कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट का डिफेमेशन होता है तो उस केस में जो स्टेट है या फिर यूनियन है उसका जो एडवोकेट होता है वो पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन देगा जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट लेता है। नाउ अब इसमें क्या है, अब क्लॉज 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 199 का क्लॉज 6 जो बात करता है, ऑल्दो पब्लिक सर्वेंट को रेमेडी दे रखे लेकिन पब्लिक सर्वेंट के पास ये भी उसके पास राइट है कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल पर्सनल कैपेसिटी में केस फाइल कर सके। तो इसी 199(6) का यूज करके केस फाइल किया गया था। और वहीं पे इसके साथ साथ 237 और 250 का भी यहाँ पे जिक्र होता है। 237 बात करता है प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एंड 250 बात करता है कंपनसेशन के बारे में। इट टॉक्स अबाउट कंपनसेशन कि अगर कोई केस फाइल किया गया है और वो केस झूठा है तो जो एक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो कंपनसेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सो ये चीजें डिस्कस हुई हैं इस केस में। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं स्पेशली फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, और इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है जहां पे सीआरपीसी के प्रोविजन आते हैं। पैराग्राफ कौन सा पूछा जाएगा एग्जाम में, ये एलएलबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लैट के लिए स्पेशली, और क्लैट पीजी के लिए भी, एलएलएम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको पैराग्राफ दे दिया जा सकता है और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे 499 है, आपसे पूछ लिया कि ये 499 इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू डिफेमेशन। प्रोसीजरल पार्ट कहां पे है इसका? 199 में। अब 199(6) में बात कर रखी है, क्या बात कर रखी है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में पब्लिक सर्वेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद 199 क्लॉज 1 में क्या बात कर रखी है कि केवल जो अफेक्ट हुआ है वही पर्सन फाइल करेगा। तो ये सब चीजें हैं, रिलेटेड चीजें जो मैंने आपको बता दी, वो आपसे पूछ सकता है। सो ये आप पैराग्राफ देख लीजिए, इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप समझ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए एंड प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू।